क्या लगता है कि आप बहुजन विकास अघाड़ी को जोरदार टक्कर दे पाएंगे? जी जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे भी शहर वासियों का पूरा सपोर्ट है। चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे अन्य समाज के लोग हों, मैं काफी साल से इस शहर में एक्टिव हूँ। यहाँ के छोटे से लेकर बड़े विषयों तक मैंने आंदोलन किया है। मैंने यहाँ की नगर पालिकाओं में ताला मारा है, मैंने यहाँ सड़कों पर धान लगाए हैं। मैं यहाँ पर चाहे पिछले साल नालेश्वर में 280 घर टूटे थे उसका विषय हो, उसको हमने नाना पटोले जी के माध्यम से हाउस में लिया है। यहाँ के लोगों को हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा करते रहा हूँ और आगे भी करूंगा। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर जनता चाहती है कि यहाँ परिवर्तन हो, यहाँ विकास हो, तो वो जरूर मुझे मेरा साथ देगी और मैं 100% लड़ूंगा और उनसे अच्छी फाइट करूंगा और मैं जीत कर आऊंगा। आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पक्ष के नेता अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। कुछ पक्ष के उम्मीदवार ने जाहिर कर दिया कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, मैं विधानसभा लड़ूंगा, आमदार बनूंगा, और कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया है। खाली अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पक्ष से ये उम्मीदवार होंगे। फिलहाल इसी बीच नालासोपारा विधानसभा 132 से कांग्रेस के नेता संदीप पांडे जी ने उम्मीदवारी को दाखिल कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा 132 से। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे में? यहाँ पे इतने लोग भी हैं जो इच्छुक हैं, और महाविकास अघाड़ी में बात करूं तो कई दिनों से यूटीबी के नेता गजानन पाटिल मामा ने दावा किया था 132 से पंकज देशमुख खड़े होंगे, उन्हें टिकट दिया जाएगा। और इसी में दावा किया जा रहा था कि कहीं न कहीं हो सकता है कि गावड़े भी खड़े हो सकते हैं, संजय गावड़े भी खड़े हो सकते हैं टिकट लेके। इसी में अचानक आप बीच में आए और आपने कहा कि इस बार नालासोपारा विधानसभा 132 से मैं खड़ा होने वाला हूँ। इसके बाद जो राजनीति थी एक अलग ही मोड़ ले लिया, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलहाल ये तय है ना, आप खड़े हो रहे हैं? 100% तय है। और मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मेरी बात हुई है। उनसे बात करने के बाद ही मैंने अपनी इच्छुक नॉमिनेशन किया है। और आपको बताऊं कि जो भी यहाँ के स्थानीय नेता हों तीनों दल के, वो उनकी पार्टी की और वो उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन मैं मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे यहाँ के पदाधिकारियों से, मेरे यहाँ के वोटरों से मिलने के बाद, हमारे नेता से मिलने के बाद, हमने शीर्ष नेतृत्व से जब बात की, उन्होंने मुझे कहा कि तू जा लड़। तो मैंने फॉर्म भरा है और आज सुबह से नालासोपारा के दौरे पर निकला। देखिए, आपके सामने यहाँ पे जो पक्ष रहेगा, जोरदार पक्ष टक्कर देने वाला आपको बहुजन विकास अघाड़ी। और बहुजन विकास अघाड़ी सत्ता यहाँ पे कई सालों से लगातार बनी है, और इस बार जो माहौल थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, उम्मीद जताया जा रहा है शायद सत्ता पलटेगी। लेकिन जिनका जिनका नाम सामने आ रहा था, संजय गावड़े हो गए, पंकज देशमुख हो गए, और भी कई लोग सामने दावा करेंगे हम खड़े होने वाले हैं, तो इन सबके बीच में अब आप सामने आ रहे हैं। मतलब अगर आप सामने आएंगे कांग्रेस से, तो महाविकास अघाड़ी से कोई और खड़ा नहीं होगा, मतलब पंकज देशमुख नहीं खड़ा होंगे और इनको टिकट नहीं मिलेगा संजय गावड़े को, आप ही खड़े होने वाले हैं। तो क्या लगता है कि आप बहुजन विकास अघाड़ी को जोरदार टक्कर दे पाएंगे? जी जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे भी शहर वासियों का पूरा सपोर्ट है। चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे अन्य समाज के लोग हों, मैं काफी साल से इस शहर में एक्टिव हूँ। यहाँ के छोटे से लेकर बड़े विषयों तक मैंने आंदोलन किया है। मैंने यहाँ की नगर पालिकाओं में ताला मारा है, मैंने यहाँ सड़कों पर धान लगाए हैं। मैं यहाँ पर चाहे पिछले साल नालेश्वर में 280 घर टूटे थे उसका विषय हो, उसको हमने नाना पटोले जी के माध्यम से हाउस में लिया है। यहाँ के लोगों को हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा करते रहा हूँ और आगे भी करूंगा। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर जनता चाहती है कि यहाँ परिवर्तन हो, यहाँ विकास हो, तो वो जरूर मुझे मेरा साथ देगी और मैं 100% लड़ूंगा और उनसे अच्छी फाइट करूंगा और मैं जीत कर आऊंगा। नालासोपारा विरार में विधानसभा 232 से मैं बात करूं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी कम है, बाकी पार्टी की अपेक्षा काफी कम है और इतने ज्यादा एक्टिव भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टी है, शिवसेना हो गई और दूसरी पार्टी है बड़ा सा, तो ये सब आपको सपोर्ट करेंगे, तो करना चाहिए क्योंकि महाविकास अघाड़ी आपका है। क्या लगता है आपको कि आपके चुनाव में जो अन्य आपकी सहयोगी पार्टी है पूरा साथ देगी आपका, क्योंकि आप उत्तर भारतीय हैं, क्योंकि यहाँ पे जाति और वोटों का भी राजनीति किया जाता है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, जरूर करेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है हम कहीं कम हैं, हम कहीं कम नहीं है। पिछले महीने में ही महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें हम सबसे नंबर 1 पार्टी पर कांग्रेस आई है और ये हमारा साथ देंगे, क्योंकि जो तीनों पार्टियों में यूति हुई है, लोकसभा में इनका कैंडिडेट था, हमारे लोगों ने इनके लिए काम किया है।
ये जो हमारे तीनों नेताओं ने मिलकर गठबंधन बनाया है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड कर रहा है कि किस तरह से हमको वोटों में विभाजन नहीं होने देना है और अपनी मेजोरिटी के साथ अपनी शासन में आना है, उसके लिए हमारे तीनों नेता ने फैसला लिया है। और लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर हम सब एक होकर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और जहां से जिस पार्टी का आदमी होगा उस सिंबल को चुनकर लाएंगे। लोकसभा का जो चुनाव रिजल्ट सामने आता है उससे पूरा विपरीत होता है विधानसभा का चुनाव रिजल्ट। अब पिछले कई सालों देखिए पालघर जिले में बीजेपी अपनी सत्ता में रही है, सांसद उनके रहे हैं। अब उसके बाद जो विधानसभा यहाँ पे हो गया, विधानसभा में बहुजन विकास अघाड़ी सत्ता रही है। इस बार चुनाव लोकसभा में महाविकास अघाड़ी थी दूसरे नंबर पर। तो अगर आप उसको देखकर अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं विधानसभा में मुझे ज्यादा वोट मिलेगा, तो अगर पिछले आंकड़ों की तुलना करूं तो कहीं न कहीं ये गलत साबित हो सकता है। बात यहाँ किस बेस पे लगता है आपको कि आप यहाँ पे बात यहाँ आंकड़े की नहीं है। जो इसके पहले चुनकर आए थे वो भी हमसे ही गए थे। जो यहाँ की लोकल पार्टियां हैं वो कई बार हमारे दम पर, हमारे वोटरों के दम पर सत्ता में आई है। ये तो ठीक है कि समय समय पर वो बदलते रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज यहाँ की जनता भी जान गई है कि अब इनको वोट नहीं देना है। तो उसके बीच में एक मेरे जैसे सामान्य परिवार के या उत्तर भारतीय कह लीजिए या युवा कह लीजिए या वसई विरार मीरा भाईंदर के आसपास के लोगों के बीच रहने वाला एक कार्यकर्ता समझ लीजिए, उसके अस्तित्व के नाते यहाँ के लोग हमारे साथ आएंगे और हमें वोट करेंगे और कांग्रेस पार्टी को चुनकर लाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम समाज के काफी करीब रहती है, तो क्या लगता है कि जो यहाँ के मुसलमान के जनसंख्या जो यहाँ पे मुसलमानों का है, तो आपको कितना सपोर्ट करेगी यहाँ पे? देखिए, कहने के लिए तो आपने कहा कांग्रेस के सपोर्टर है मुसलमान जी, तो मुसलमान कांग्रेस के सपोर्टर भी है। साथ ही साथ बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरियागंज, संत कबीर नगर, उतरौला, बर्नी, गोंडा, बहराइच, यहाँ के ही मुसलमान इस पट्टे पर हैं। जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, जो मुझसे काफी सालों से जुड़े हैं। ठीक है, मैं यहाँ, मेरा यहाँ भी घर है, मैं मीरा रोड रहता हूँ या कामन रहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं। फोन के माध्यम से सरकारी अस्पताल में सरकारी सुविधा उनको जो नहीं मिल पाती, उनको केम हो, जेजे हो, टाटा हो, हॉस्पिटल्स के बाद स्कूल हो, कॉलेज हो, एडमिशन हो, बम्बई के कॉलेजों में हम उनकी मदद करते हैं। सारे लोग मेरे संपर्क में हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी वो सब मेरा साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। मैंने सबसे बात करने के बाद, हर समाज के लोगों से मिलने के बाद ही ये निर्णय लिया है कि हमें दावेदारी करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिता कर लाना है। इसलिए मानिए अगर आप जीत जाते हैं, विधानसभा जीत जाते हैं, आमदार बन जाते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ की जनता के लिए कौन कौन सा काम पहले करेंगे? जैसे यहाँ पर जो राज है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ माफिया है, माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड के माफिया नहीं, कोई भू माफिया है, कोई बिल्डिंग माफिया है, कोई चौल माफिया है, कोई रेती माफिया है। तो जिस तरह से अवैध काम को बढ़ावा देकर लोकल पार्टी और लोकल भ्रष्ट नगर पालिका के अधिकारी बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से कोई शहर में स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्लान ना होने की वजह से वसई विरार में एनडीआरएफ को हर साल बुलाना पड़ता है। किस तरह सड़कों पर पानी भर जाता है, सड़क क्या सड़क है ही नहीं। किस तरह से लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा, चाहे शौचालय हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे बिजली हो, ये सारी सुविधा उनके पास नहीं है। अगर इस शहर के अंदर 5.5 लाख राशन कार्ड होने के बाद यहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं है, तो यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। और अगर यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को मैंडेट दिया तो सबसे पहले उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। सर, मेरा सवाल वही था कि आप किस क्षेत्र में काम करेंगे? स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सड़क हो गया? स्वास्थ्य, शिक्षा, मैंने कहा ना, उनकी मूलभूत सुविधा। मूलभूत सुविधा क्या है? एजुकेशन है। उनकी मूलभूत सुविधा क्या है? पानी है, सड़क है, सब्जियां हैं। आज ट्रांसपोर्टेशन महंगाई की वजह से किस स्तर पर पहुंच गई है, तो आज उनकी जो भी सुविधा है उसके साथ साथ अगर वो सड़क पर चल रहे हैं, उन्हें पानी में से जाना पड़ रहा है, वो स्टेशन नहीं पहुंच पा रहे। आज यहाँ से फाउंटेन जाने के लिए 16 किलोमीटर की जगह उन्हें 3 घंटा लग रहा है। तो ये जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को रोककर किस तरह से हम डेवलप करेंगे, हमारे पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन हमारा तैयार है कि जिस तरह बदलाव अगर होता है तो हम अपने लोगों के बीच उन्हें सारी उनकी सुविधाओं का जो अब तक उन्हें अवसर नहीं मिला है वो हम उनको कराकर देंगे। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका।
तो हमारे साथ में थे संदीप पांडे जी, कांग्रेस के नेता हैं, युवा नेता हैं, और नालसोपारा विधानसभा 132 से इस बार आमदार के लिए उम्मीदवारी अपने तय कर दी है, लड़ने वाले हैं। और अगर जीत के आते हैं तो नालसोपारा और विरार के लोगों के लिए जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन्हें खत्म करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों पर काम करेंगे। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, यहाँ की कुर्सी किसके हाथ में है।